चलो स्टार्ट करते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन से। इंडोर एयर पॉल्यूशन, इंडोर, अच्छा एक बार हम दिखा देते हैं आज क्या करेंगे, ठीक है। एक तो ये करेंगे, इंडोर करेंगे, और दूसरा ये करेंगे, सॉइल ऑरिजिन एयर, ये नीम टॉपिक है। उसके बाद उस दिन ये छूट गया। इंडोर एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या है? Indoor air pollution results from the poor access to clean cooking fuel. Indoor air pollution result from burning solid fuels such as crop waste, dung, charcoal, and coal for cooking and heating household. इंडोर एयर पोल्यूशन समझ में आ रहा है। इंडोर बोल रहे हैं घर के अंदर वाला, है ना। तो बोल रहे ये क्लीन नहीं होता, ठीक है। तो बोले ये कहाँ कहाँ से आता है? ये पॉल्यूटेड होता है। तो क्या बोले? इंडोर एयर पॉल्यूटेड। बोले ये होता कब, ये कैसे, किसके रिजल्ट से होता है? इंडोर एयर पॉल्यूटेड जो है ना, ये किसके रिजल्ट से होता है? तो बोला कि जब हम लोग सॉलिड फूड्स को बर्न करेंगे, जैसे क्रॉप वेस्ट हो गया। क्रॉप वेस्ट किसको बोलते हैं? ये बिचाली जैसा होता है ना। हाँ, जैसे तुम देखी होगी कि जब धान निकल जाता है, फिर उसका जो बाद में निकलता है उसको जला दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज को बोला जाता है क्रॉप वेस्ट। इसको जलाने से, इसको जलाएंगे, या फिर डंक, क्या बोला था इसको, जो चारकोल या डंक हो गया। हाँ गोबर, बिल्कुल सही। हाँ मैं वही माइंड में ला रही, फिर मेरा माइंड थोड़ा भारी भारी, जल्दी आ। हाँ यही होगा, सही बोल। तो एक तो इसकी वजह से तुम्हारा जलाएंगे, कोयला में खाना बनाया जाता है। इन सब चीजों से क्या होता है तुम्हारा इंडोर एयर पॉल्यूशन। और जो इंडोर एयर पॉल्यूशन ये हीटिंग कर देता है, घर को गर्म कर देता है। क्या कर देता है? घर को गर्म कर देता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन घर को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। इतना चीज तो। और ये देखो, घर से बाहर निकलने का इसका वो रास्ता, इंडोर एयर एग्जाम बोला कि VOC, ये भी घर से निकल, मतलब इसका तो बहुत सारा सोर्स है, ये खाली घर से ही नहीं कि ये भी एक इंडोर एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो तुमको ना ये यहाँ पे याद करना ना, कौन कौन सा इंडोर है, कौन कौन सा आउटडोर है, ठीक है। ये चीज याद करना पड़ेगा। तो पहला हो गया VOC, दूसरा हो गया टोबैको स्मोक। बोले ये कंटेंट्स हार्मफुल केमिकल कॉजिंग इरिटेशन, कैंसर, रिस्पिरेटरी इश्यूज हो जाएगा। टोबैको स्मोक करेंगे ना हम, तो इस तरह का डिजीज हो जाए। टोबैको स्मोक तो पता ही है, बीड़ी उड़ी टाइप का जो होता है, इसको बोलते हैं, या सिगरेट। इंडोर combustions, cooking या heating with the solid fuel release black carbon। बोला जब इंडोर combustions कैसे होता है घर के अंदर? बोले जब हम लोग खाना बनाएंगे, हीटिंग हो जाती है, सॉलिड फ्यूल जलाने से। सॉलिड फ्यूल क्या बोला? कोयल हो रहा, लकड़ी हो रहा, सब जलाने से क्या हो रहा? तो ब्लैक कार्बन पहले जमाने में होता था, अभी तो सबके यहाँ गैस ही बन। तुम पहले जमाने में अभी भी गाँव वगैरह में जाओगे तो देखा जाएगा, तो नहीं गाँव में भी तो बोल चलते टाली का अपना अगर, लेकिन फिर वहाँ ये बात अच्छी है। तुम देखते मतलब पहले होता था, अच्छा मैं अपने दादी के घर जाती, तो काला काला तो किचन जो है घर काला काला, फिर मेरे घर में छोटे में तो काला काला हो जाता था। क्यों? क्योंकि चूल्हा पे खाना बनता, तो चूल्हा पे खाना बनता था तो उससे ब्लैक धुआं निकलता है ना, स्मोक।
तो उसी क्या होता था, पूरा तुम्हारा ब्लैक कार्बन टाइप का निकलता, नाइट्रोजन ऑक्साइड या दूसरे भी हार्मफुल सब्सटेंस, ये सब घर से निकलते इंडोर एयर पोल्यूशन। एक तो पूरा ब्लैक कार्बन निकाल रखा है इसे कुकिंग करने से, हीटिंग करने से, फिर घरों से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, हार्मफुल सब्सटेंस भी निकलता है, जैसे पेंट रहता है ना, पेंट होगा वहां से भी निकलता है इंडोर एयर पोल्यूटेंट या इंडोर कंपोनेंट्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट में शामिल है बैक्टीरिया, ये भी घर में अंदर होता है, फंगी, पेट डैंडर, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, पॉलिन लीडिंग टू द एलग्रीज, अस्थमा, दस मिर्च। मुर्गी लोग घर में बहुत कोई होता है, मुर्गी पालती है, ठीक है, तो मुर्गी लोग लैट्रिन वगैरह कर दी थी, उनको जो पॉटी वगैरह होता है उससे घर में ही तुम्हारा पॉल्यूटेंट होगा। फिर उसके बाद तुम किसी तरह का पेट को पाल रही हो, जैसे मान लो कि सारे लोग डॉग को पालते हैं, बहुत सारे लोग कैट को पालते हैं, तो उनके बालों में भी होता है पॉल्यूटेंट। जैसे तुम देखी होगी कि बहुत सारे लोग, मेरे घर के बगल में, तो वो लोग डॉग रखते, तो अब छोड़ दिया, पहले था ना, तो पूरा उसके घर काम करने जाती थी ना मेरे घर में, तो बताती थी कि उसके घर में पूरा डॉग का पूरा बाल गिरा हुआ है हर जगह, तो वो जो बाल गिरा हो जाता है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, या कोई खाना सड़ गया गल गया तो वहां पे फंगी हो जाता है, इससे सब क्या हो रही है, पॉल्यूटेंट हो रहा है, ठीक है। अस्थमा हो जाए, किसी को अस्थमा का बीमारी है, बार बार ये कर रहा है, तो वो भी एक तरह का पॉल्यूटेंट हो रहा है। डस्ट मिर्च क्या, जैसे घर है, तुम देखी होगी, अभी तो मतलब पुख्ता घर रहता है, पहले जैसे मिट्टी का घर है, उसके बाद तुम्हारा ऐसा घर बना हुआ जो कि प्लास्टर नहीं किया हुआ, तो वहां से क्या होता है, तुम्हारा सीमेंट निकलता है, जो घर प्लास्टर नहीं होता, तो वहां से 10 मिनट आएगा। या फिर गांव में अभी भी मैं देखी हूँ, मिट्टी का घर आता है, घर पूरा अच्छा है, छत का बना हुआ, लेकिन नीचे तुमको मट्टी मिलेगा। ये काम आप लोगों को समझ में नहीं आता कि घर जब छत्ता का बना है तो जमीन क्यों नहीं मट्टी का, ये हम देखिए वहां पर ज्यादातर घर ऐसी है, तो उन सब जगहों से तुम्हारा क्या आएगा, ये निकलता है, सॉरी हाँ, पॉल्यूटेंट होगा 10 मैक्स वगैरह से, तो ये सब, इस सब से क्या होता है, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट होगा, ठीक ना। फिर रैंडम, देखो रैंडम बोले रेडियो एक्टिव गैस फ्रॉम रेडियम डीके लिंक या लंग कैंसर, बोले कि रेडोन भी निकलता है तुम्हारे घर से ही, तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव गैस होता है जो कि रेडियम डीके होता है तो निकलता है, तो बोले ये बिल्कुल इसे लंग कैंसर होता है, ठीक है। फिर बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये कलर लेस होता है, ये ऑर्डर लेस होता है, मतलब इसके अंदर ऑर्डर लेस का मतलब इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या तुम्हारा इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, वीओसी, टोबैको स्मोक, इंडोर कंबशन, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होता है, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, तुम किसी चीज को जला रही हो, पूरा नहीं जला, तो वो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कैन कॉज नोजिया, अनकॉन्सियसनेस, डेट, इस तरह का बीमारी हो जाती है। वैसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़ेंगे, बोला ये भी इंडोर एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मल ठीक है। इससे क्या होता है, फॉर्मल कैन बी हिट टू द एयर वेरियस सोर्स, बोले ये हवा से निकलता है, तो ये भी घर के अंदर ही होगा, इंडोर होता है। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार फारेनहाइट जो है ना, ये बहुत बड़ा है, लेकिन 2025 में भी कैसे क्वेश्चन आया, इंक्लूडिंग कंब्यूशन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बोले कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रहा घर में का जो गंदगी निकलता है सबसे तुम्हारा ये होता है। फॉर्म हाइड वाइडली यूज इन वुड प्रोडक्ट या फैब्रिक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंजल। एक मिनट डोर बन जाते हैं, बाबू का तबियत खराब है, एक मिनट डोर बन।
सब उड़ी जा रहा है। ठीक है, देखो कि ये वाला याद रखना कि ये इंडोर कैसे होता है। ये वाला बोला कि ये इंडोर, देखो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रहा है, कुछ चीज को जलाया जा रहा है, या फिर घर में जो प्रोडक्ट निकलता है उन सब से होता है। पूरा फॉर्मल टी हैड जो है ना, ये वाइडली यूज होता है वुड प्रोडक्ट में। घर में कोई भी प्रोडक्ट है, लकड़ी का बना हुआ सामान है या कोई फैब्रिक चीज है तुम्हारा, तो उससे क्या होता है तुम्हारा ये वाला फॉर्मल्डिहाइड जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन इंडोर एयर कैन 1000 times हायर देन द आउटडोर एयर। बोले ये खतरनाक क्यों है? तो ये जब तुम्हारे घर में आएगा ना, तो आउटडोर से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिन तक रहता है। जो क्या अच्छा, कोई चीज पॉल्यूटेंट का इसका हम रीजन क्यों करते हैं? कौन इन्वायरमेंट में ज्यादा दिन तक रहे, तो जो इन्वायरमेंट में ज्यादा दिन तक रहता है वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो बोले ये 1000 times ज्यादा है इससे आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट से। इस वजह से ये वाला खतरनाक है। इससे कार्सिनोजोन सॉरी कार्सिनोजेन हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी इसको कार्सिनोजेन बोलते हैं। इसको फॉर्मल्डिहाइड को इज ए नॉन कार्सिनोजेन बोलते हैं। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड जो है एक तरह का वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी, याद रखना। ठीक है, देखो ये वाला इंडोर एयर पॉल्यूटेंट तुमको रटना है, क्योंकि ये देख लो फॉर्मल्डिहाइड रट लेना है। जो येलो से किया हुआ वो भी रखना है कि कंजम किस किस से बनता है, इसमें ये क्या है, इसका सोर्स क्या है। एक तो कंजप्शन प्रोसेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हाउस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और एयर पॉल्यूटेंट से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 1000 times ज्यादा रहता है। इसको कार्सिनोजेन। और देखिए डोसी का ही टैब सिक बिल्डिंग सैंड्रोम इंडोर एयर पॉल्यूटेड है। सिक बिल्डिंग सैंड्रोम क्या है तुम्हारा? इंडोर है, याद रखना। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हो। इंडोर एयर पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूशन। सिक बिल्डिंग सैंड्रोम एसबीएस, ये कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ इंडोर एयर पॉल्यूशन। बोला ये एक इंडोर एयर पॉल्यूशन है जो कि ह्यूमन हेल्थ के वजह से हो रहा था। देखते हैं क्या। mainly due to the poor indoor air quality। तुम्हारे घर में जो एयर की क्वालिटी आ रही है वो ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी है। inadequate ventilations and possible emission from building materials furnace, वही वाला बता रही हूँ। जैसे कि सीमेंट वाला घर बना हुआ, ठीक है ना, वो पूरा ये नहीं हुआ, मतलब होता है ना सीमेंट घर वाले में प्लास्टर नहीं किया हुआ, उसमें से तुम्हारा जो मटेरियल निकलते हैं ना छोटा छोटा, देखिए सीमेंट के जैसा निकलेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा सिक बिल्डिंग सैंड्रोम का रीजन बनता बनेगा। ये कैसे बन रहा देख लो। एक तो वेंटिलेशन, घर से तुम्हारा ठीक से हवा निकलने का जगह नहीं है। जो घर में जैसे तुम देखी होगी कि अगर कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई विंडो ना हो, चारों तरफ से घेरा हुआ हो, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो अगवा कर उस रूम में ही गर्म लगेगा जाने से। ठीक है ना, उस टाइप का रूम है। और तो ये भी हो रहा है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का। दूसरा कि ऐसा घर, ठीक है ना, जो बना हुआ है बिल्डिंग से मटेरियल्स निकल रहे फर्नेसिंग होके, जैसे इसको वही बोलते हैं जैसे घर बना हुआ प्लास्टर नहीं हुआ। बहुत सारा घर होता है, अब तो नहीं होते, पहले बहुत कोई होता था कि पहले खाली बना लेता था, बाद में प्लास्टर कराएंगे, तो उससे सीमेंट निकलता था, तो उससे क्या होता है सिक बिल्डिंग सैंड्रोम। इसका सैंटम क्या है कि हेडेक होने लगेगा, सर में दर्द, फैटिक थकावट लगेगा, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन हो, पेन मतलब ज्वाइंट दर्द होता है ना, हड्डी में जो दर्द होता है वो सब। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेशन, आई नोज थ्रोट इरिटेशन, इन सब में इरिटेशन होने लगेगा। डिस्कम्फर्ट, मेरा भी होता है। क्या मेरे रूम में 3 खिड़की है, लेकिन हम लोग एसी चलता है उसकी वजह से बंद रखते हैं, जिसकी वजह से पता है मेरा गला नाक सब इतना इरिटेशन होता है ना, हाँ पूरा लगेगा, छींक होगा और इतना इचिंग होता है गले में ना, ठीक से रह नहीं पाते हैं।
यहाँ जहाँ पे तुम वहाँ रहती हो पानी वही है, हवा आसपास नहीं होता, सब हाँ खिड़की बंद रहता। कोलकाता में नहीं नहीं, घर पे नहीं तो तुम लोग क्यों नहीं करती हो थोड़ा सा, नहीं तो कभी कभी खोल के क्यों नहीं रखती हो, उसे तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। चलिए एसी चलने की वजह से बंद रख देते हैं, उस चक्कर में होता है, इतना हमको प्रॉब्लम होता है ना, 2-3 डॉक्टर दिखा चुके हैं। हाँ होता है ये सब। सही नहीं हुआ है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है और ना इतना हवा आता है ना, जैसे कि खोल दो नहीं आती देखी होगी, बड़ा बड़ा विंडो है तो वो खोल देने से इतना अच्छा हवा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। अभी मॉर्निंग है ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं फैन ऑफ करके बैठी मैं फैन ऑफ करके बैठी कि हवा आ रहा है, बहुत अच्छा है। और अगर फैन स्टार्ट कर देंगे तो नींद लगने लगेगा, क्योंकि वो बाहर का हवा आ रहा है, फिर एक फैन चलेगा, नींद लगने लगेगी, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कभी खोल दिया करो सुषमा, खोल के ना बाहर का भी एयर ले लिया करो, तो उस तरह से प्रॉब्लम होगा। देखो देर अभी सिक बिल्डिंग सैंड्रोम। अच्छा ये 2 बार होगी, ठीक है। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से आता है सोर्स क्या है इंडोर, बोल रहा है कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, अभी बताया ना कि घर में अगर किसी तरह का हम लोग एनिमल है ना, एनिमल को पेट वगैरह को पालते हैं, तो एक तो वो लोगों का बाल, दूसरा वो लोग पॉटी करते हैं, उसके बाद जो भी उन लोगों का जितना भी लोगों का हजार्ड रहता है उससे होगा, ठीक है ना। या किसी को अस्थमा का बीमारी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, फूक स्टॉक्स, ये सब तो तुम्हारा है, लेकिन सोर्स भी है ना इसी सब से आ रहा। फॉर्मल्डिहाइड, लीड, अच्छा लीड कहाँ से, घर में पेंट होता है ना, पेंट से लीड निकलता है, तो ये भी सब तुम्हारा इंडोर का सोर्स बन रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेस्टिसाइड, रेडोन, रेडोन भी क्या इंडोर है। पार्टिकुलर मैटर से तुम्हारा घर में कंकड़ वगैरह होता है ना, तुम्हारा धूल वगैरह वो। टोबैको स्मोक, घर में कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो घर में बच्चे लोग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, तो इससे भी तुम्हारा इंडोर, क्योंकि घर में जनरली देखो घर ऐसा बना हुआ रहता है कि तुम्हारा जो पॉल्यूशन होता है वो निकलने, और आजकल का तो घर आ ऐसा बन रहा है ना कि पॉल्यूशन निकलने का जगह नहीं है। लेकिन हम लोग अभी जिस घर में रहते हैं ना वो अच्छा है। ये इतना मतलब यहाँ पे ये बात है तुमको, जिस घर में हम लोग रहते हैं यहाँ सूरज को रोशनी तुमको नहीं मिलेगी, सूरज को रोशनी लेने के लिए छत पे जाना पड़ेगा। बट एयर, हवा जो है ना बहुत अच्छा आता है, बड़ा बड़ा विंडो दिया हुआ है, आते रहता है, बट सूरज की रोशनी नहीं आती। लेकिन अगर इस टाइप का घर में कोई जैसे स्मोकिंग, मेरे घर में कोई करता नहीं, अगर कोई करता स्मोकिंग करता या बीड़ी वगैरह पीता तो वो प्रॉब्लम होता, फिर चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिर VOC पूरा टाइम, उसके बाद वुड स्मोक, लकड़ी चल रहा है घर में तो इससे भी तुम्हारा इंडोर हो रहा है। एस्बेस्टोस ये भी हो गया। पंखा में जो झाल वगैरह लगा रहता है, फैन में तुम देखना अक्सर तुम्हारे में तो AC है नहीं समझ में आएगा, दूसरे रूम में बड़ा फैन, देखना फैन में हमेशा जाके तुम्हारा गर्दा लग जाता है, जिसको बोलते हैं धूल मट्टी, उसको बोलते हैं एस्बेस्टोस। इंडोर एयर पॉल्यूशन में बाबू मेरा बहुत रो रहा है। नहीं पता है क्या हुआ, रात से सुबह एक ये से सुबह से रो रहा था, कंटिन्यू रो जा रहा है, और तबीयत खराब, फीवर बहुत है, सर पूरा लगा रहा उसका। अभी ना क्या, अभी इधर ना ये चला हुआ है, क्या नाम है, अवेयरनेस स्टार्ट था कि अगर किसी को घर में एक आदमी को फीवर हो रहा हो तो पूरा घर को फीवर है, और वो फीवर इतना डेंजर कि पूरा बॉडी को चढ़ जाएगा। मेरे मम्मी को और मेरे पापा को हुआ, वो बाबू को हो गया, मेरा भी पूरा हालत में दर्द बहुत, ये फीवर चला हुआ और पूरा बॉडी पे पेन होने लगा, इतना दर्द। मेरी अम्मी तो 3-4 दिन से दवा भी थोड़ा ठीक हो गया, और अभी मेरे पापा का भी तबीयत खराब था, राज बाबू को। ये डोर बंद होता नहीं, मैं दूसरे को होता है, तो ये फूल जा रहा है। देखो इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है ना, इससे अस्थमा होता है, याद करना ये बोला, इंडोर एयर पॉल्यूशन से क्या क्या होगा, अस्थमा। एक मिनट क्या आपको भी अस्थमा हो गया है?
तुमको नहीं, ये तो बहुत खराब जाके दिखावा अस्थमा हो गया, फिर हपनी हो जाता है। डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा दीदी। नहीं यार, अस्थमा हो जाएगा ना, फिर हपनी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा सुषमा, दिखाओ जाके। मैं एक बार डोर बंद कर, ठीक है बाबू, मैं अच्छे से बंद, ये वाला रूम का बंद नहीं होता, अच्छा देखती हूँ बंद कर, कुछ इससे आती हूँ बंद, डिस्टर्बेंस है, एक सेकंड में काहे नहीं बंद होगा। चलो हो गया, अब ठीक है, हो गया, कुछ लगा के बंद करने से सब ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, क्या क्या है तुम्हारा, अस्थमा है, अस्थमा हो जाएगा से, जैसा अभी सुषमा बोली तो वो जाके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये जिंदगी भर के लिए हो जाता है किसी किसी को, तो इसलिए इसको दिखा, इसका इलाज कराना बहुत जरूरी, स्टार्टिंग है तो दिखा लो सुषमा। लंग कैंसर हपनी हो जाता है क्या, या फिर उसके बाद अभी कुछ होने लगता है, उसी टाइप का होने लगता है। नहीं, हाँ अस्थमा में क्या होता है, हाँ हाँ नहीं दिखा लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी बात है उसकी बीमारी है, हाँ ये सब, लेकिन एक बार दिखा लो जाके डॉक्टर से, हो सके ठीक हो जाए तुम्हारा स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट का बीमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, रिस्पिरेटरी इंफेक्शंस, एक्यूट पोइजनिंग, ये सब डिजीज हो जाएगा, ठीक है, ये सब डिजीज हो जाएगा इंडोर एयर पॉल्यूशन से। और मैं आपको वहां मध्य प्रदेश गई थी ना, तो मेरी बहन के घर में भी एसी लगा हुआ था वहां पे, तो मैं वो रूम में रहती ही नहीं थी, और अब मेरे ना नौसी भाई चले जाते थे रात में, उनका कभी कभी रात में ड्यूटी होता, तो मेरी बहन बोलते चल ना आज वही रूम में सो जाते हैं, एसी वाला रूम है, अच्छा, जहाँ एसी वाले रूम में सोने जाते मुझे नींद नहीं आता, मुझे कूलर में नींद आता, मेरे बहन कूलर चलाता तो ठीक नींद आ जाता था, ये वाला रूम है दूसरे वाले में, और जहाँ एसी चलता था, क्योंकि आदत है नहीं, तो मुझे नींद ही नहीं आया, मैं रात में 3 बजे सोई, तो मैं दूसरा दिन उठ के अपनी बहन को बोली कि नहीं मुझे नहीं सोना बाबा, मुझे नींद नहीं आ रहा था ठंडा की वजह से, तो उन लोगों को आदत है तुम सोना, अब मुझे कूलर में अच्छा लगता था वहां सोने में, खैर कूलर तो मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन फैन है, तो मुझे फैन में ही आदत, ज्यादा ठंड लगता है ना तो नींद नहीं आएगा बार बार, ये होगा, आदत नहीं होता इस वजह से। चलो ये वाला और डोर देखो, देखो इंडोर हम लोग पढ़े ना, तो इंडोर में क्या क्या याद रखना देख लो, सबसे पहले जो ये वाला सिक बिल्डिंग सैंड्रोम इंडोर एयर पॉल्यूटेंट है, फॉर्मल्डिहाइड इंडोर एयर पॉल्यूशन याद करना, ठीक है। उसके बाद आउटडोर क्या बोला, बोला कि देखो भाई जो ये कॉमन पॉल्यूटेंट है ना आउटडोर, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब क्या है तुम्हारा आउटडोर है, ठीक है। सोर्स क्या है, अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया, ये प्राइमरी सोर्स इंक्लूड व्हीकल, सबसे बोला प्राइमरी, सबसे ज्यादा इसका जो मेन सोर्स है ना गाड़ियों से निकलता है, बोथ ऑन रोड एंड ऑफ रोड, रोड वगैरह में तुमको ज्यादा मिलेगा, या पावर प्लांट वाला एरिया में, इंडस्ट्रियल बिल्डर में, इंसेनरेटर्स, पेट्रोल केमिकल प्लांट, एयरक्राफ्ट या शिप वाले एरिया में तुमको और पॉल्यूटेड ज्यादा मिलेगा। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है, कहाँ से आता है पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन, रोड बन रहा है तो डस्ट निकलेगा, या किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा तो डस्ट आएगा, ब्रिक, अच्छा इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रिक इसमें बता रही हूँ, जो तुम्हारा ये भट्टी, ब्रिक किल्स का बता होता भट्टी, ठीक है ना, भट्टी में से देखती है तुम्हारा धुआं निकलता है, वो इस सब है तुम्हारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सॉरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का सोर्स है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह से, ओपन वेस्ट बर्निंग, वेस्ट को तुम जला रही हो खाली जगह में, इंडस्ट्रीज, बायोमास बर्निंग, कोई बायोमास को जला रही हो,
इमिशन गाड़ी वगैरह से, ये सब चीज से तुम्हारा निकलता है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा मैं दे दिए ना, यहाँ पे हाँ ये सब है, नाइट्रोजन, सल्फर, ओजोन, कार्बन मोनो, ये सब तुम्हारा ऑड्यूल है। बाकी ये वाला कंप्लीट हो गया पीडीएफ। पढ़ना है सोइल हॉरिजन, इसको लेयर ऑफ सोइल बोलेंगे। देखो बोले कि सोइल हॉरिजन क्या है, ये सोइल इज ए कंपोज ऑफ डिफरेंट लेयर। बोला कि जब मिट्टी का डिफरेंट लेयर बन जाता है ना। अच्छा हम लोग जब दरख्त देखते हैं, मानो ये ट्री, ठीक है देख रही हो ना ट्री, तो हम लोगों को लगता है बस ये ट्री और कुछ नहीं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, तो जो कि हम लोग को पढ़ना है। सोइल इज ए कंपोज ऑफ डिफरेंट लेयर। मट्टी जो बनता है ना, कंपोज होता है, उसमें डिफरेंट लेयर होती है, जिसको हॉरिजॉन्स बोलेंगे। याद रखो, हॉरिजॉन्स किसको बोलते हैं? मिट्टी के डिफरेंट लेयर को। मिट्टी जो बनता है ना उसमें डिफरेंट लेयर, तो हम लोग को लगता है अरे ये तो खाली मिट्टी ऊपर से है ना। स्टैक वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक एक पूरा लेयर, एक होगा दूसरा होगा तीसरा होगा, इस तरह से लेयर होता है। दिस लेयर आर आइडेंटिफाई, इन लेयर को बोलेंगे, इस लेयर को क्या बुलाता है? ओ ए ई बी सी आर, हॉरिजन। ठीक है, बोला सबसे ऊपर है, एक मिनट जो मैं अच्छे से तुम लोगों को दिखा दूँ जो, देखो ये ट्री है, ठीक है, तो हम लोगों को लगता है बस है तो ट्री है ना। बोले जो ऊपर वाला लेयर है ये वाला, इसको बोलेंगे ओ, ओ हॉरिजॉन। यहाँ पे होम्स होते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ होम्स का मतलब क्या। कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ड्राइड लीफ, पत्ता टूटा, हाँ गिरा, ये वाला मट्टी पे गिरा, देखो ये वाला लेयर पे। ग्रास, ये वाला मट्टी पे। कोई प्लांट डेट कर गया, ये वाला मट्टी पे, ओ हॉरिजन पे। कोई भी सरफेस ऑर्गेनिज्म, कुछ भी प्लांट ट्रीज गिर गया, कोई डिकम्पोज हो रहा है, ये वाला मिट्टी ऊपर वाला पे, वो हॉरिजन पे होगा, है ना। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा वो हॉरिजन पे। बोला यूजली ये होता है तुम्हारा ब्लैक डार्क, ऊपर का मिट्टी देखी होगी, दरख्त के ऊपर का जो मिट्टी होता है, दरख्त जहां पे रहता है वहां का मिट्टी कैसा रहता है, ठीक है, कैसा रहता है? ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, क्योंकि ऊपर का जितना इन्वायरमेंट का सामान होता है, सड़ा गला जो भी, ये ऊपर ही रहेगा, तो इसको लोग बोलेंगे ओ हॉरिजन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लेयर आएगा, मिट्टी के अंदर का दूसरा लेयर, ए हॉरिजन को बोलेंगे टॉप सोइल। एक हो गया तुम्हारा ओ हॉरिजन, ओ हॉरिजन ओ हॉरिजन को बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं जितना भी इन्वायरमेंट में जो भी खराब चीज होता है, हम मट्टी पे ही फेंक देते ऊपर में। कोई चीज गंदा चीज अब फेंक दो, कोई एनिमल डेट कर गया, डिकम्पोज हो गया मट्टी में। इंसान भी, अच्छा इंसान का तो नहीं फिर गुजरात में ये होता है, तो कोई भी चीज, चलो कोई भी चीज ऐसा बात है, जो भी तुम फेंकते हो इन्वायरमेंट में हो, तो मट्टी के ऊपर ही फेंकते हो, तो वो क्या होता है? डिकम्पोज होके पहला वाला लेयर में हो जाता है, तो इससे ह्यूमस हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मट्टी ये हो जाती है, रखिए स्टार्ट, ठीक है ना, फर्टिलाइजर टाइप। बोला कि कोई ग्रास वगैरह भी गिरे, तो बोले वो हॉरिजन या ऑर्गेनिक लेयर, दूसरा नाम ऑर्गेनिक लेयर। दूसरी जो मिट्टी उसको बोलेंगे टॉप सोइल्स। बोले यहाँ पे ह्यूम्स भी होंगे, मटेरियल भी होंगे, ठीक है ना, ह्यूम्स भी होंगे, मटेरियल भी होंगे, रिच ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। बोले कि सॉफ्ट एंड प्रोस होल्ड एयर एंड वाटर। बोले यहाँ पे ऊपर का जैसे देखो, ऊपर वाले मिट्टी में तो पूरा अच्छे से पानी भी मिल रहा
अच्छे से वाटर भी मिले, लेकिन नीचे वाला जो लेयर है उसमें ऊपर वाला ही नीचे आएगा, है ना, ऑब्जर्व होगी। तो बोला कि यहाँ पे सेड जर्मिनेशन या रूट जड़, मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी तुमको यहाँ पे मिलेगा। केचुआ अर्थवैरम जो बोलता है, अर्थवैरम जो होता है ना, चेरा जिसको बोलते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब लेयर में तुमको मिलेगा, सेकंड वाले लेयर में, ठीक है, जिसको ए हॉरिजन बोले, ओ ए, ठीक है। फिर आ गया ई हॉरिजन, जो ये वाला लेयर को बोलेंगे, तीसरे वाले लेयर को ई हॉरिजन बोलेंगे। सवाल बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो मैं सवाल में से इम्पोर्टेंट पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ई हॉरिजन इलिवेशंस लेयर बोला कि यहाँ ये जुड़ता है बिल्कुल बिलो, है ना, पहले ओ है, फिर ई है, फिर ए है, डायरेक्ट हवेली दे देता तो उल्टा करके दिया हुआ। कंपोज मटेरियल्स लीच्ड फ्रॉम द अपर लेयर, ये क्या होता है, अपर लेयर का ही ऑब्जर्व कर करके नीचे आ जाता है। यहाँ पे मिनरल्स वो ज्यादा नहीं मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा नहीं। ये फॉरेस्ट एरिया जैसा बोल रहा हो रहा है। यहाँ पे क्ले मिट्टी बहुत कम मिलेगी। होम होम सबसे ज्यादा कहाँ था देख लो, ऊपर वाला में, उसके बाद दूसरे वाला में, यहाँ पे तुमको कम मिलेगी। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी टाइप का हो गया, या होम्स कंटेंट बहुत कम मिला। फिर आ गया तुम्हारा बी हॉरिजन, जिसको बोलेंगे सबसॉइल, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है ना, अभी रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या किसका क्या ये है, ठीक है। तो जो बी हॉरिजन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसॉइल। बोले कि ये ठीक टॉप सॉइल के नीचे हो, है ना। पहले क्या था देखो, ई है, ए है, ओ है, ओ ए, बी, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा कि बिल्कुल टॉप सॉइल के नीचे ही होगा, ठीक है। बोला कंटेंट, यहाँ पर भी तुमको ह्यूमस ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी बोला कि तुमको ह्यूमस ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद बोला कि लेकिन मिनरल्स होंगे, सैल्ट होंगे, क्ले होंगे, ये सब होंगे, ये सब एग्जाम में नहीं आता उतना, ये नॉर्मल चीज है। मतलब होम्स किसको बोलते हैं, जो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, एक तरीका से हर चीज मिला हुआ है। मिट्टी के ऊपर वाला पोर्शन में जो मिट्टी होता है ना, वो अच्छा होता है क्योंकि उसमें हर चीज मिला हुआ रहता है ना, थोड़ा डिकम्पोज वगैरह सब अच्छे से होता है, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो है ना, ये हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट ए हॉरिजन एक्ट जॉन ऑफ एक्यूमुलेशन मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिलकर बन करके लाइटर ब्राउन कलर का होगा ड्यू टू द लोअर ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये बहुत नीचे हो रहा है। तुम देख रही, सबसे ऊपर वाला लेयर को हम लोग ओ बोल रहे हैं, उसके बाद वाला लेयर को ए बोल रहे हैं, उसके बाद वाला लेयर को ई बोल रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे जा रहा है देख लो, ये क्या हो रहा है, नीचे होते जा रहा है ना, ये नीचे होते जा रहा है, मतलब ग्राउंड में जाते जा रहा है नीचे। और हम लोग लगता है बस मट्टी खाली ऊपर ही है ना, हम लोगों को क्या लगता है कि बस जो ये सॉइल है ना, वो सिर्फ ऊपर ही है। याद रखना, हम लोग को तो बस माइंड में यही रहता है कि बस मिट्टी नहीं, लेकिन जो रिसर्चर और रिसर्च किया अपना थ्रू ये तो पता चला कि नहीं नहीं इतना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आएगा तुम्हारा सी, देख लो सी, तो सी को बोलेंगे सैप्रोलाइट, ठीक है। ये क्या होता है बोलो कि ब्रोकन बेड रॉक के बनेगा, यहाँ कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ये जियोलॉजिकल मैटर, और यहाँ ये सब याद नहीं करेंगे, बस समझने के लिए मैं बता दे, बल्कि रेड वाला याद करना, ठीक है ना। मतलब जियोलॉजिकल मटेरियल्स यहाँ पे तुमको मिलेगा, सीमेंटेड वगैरह का, इसको बोला था सैप्रोलाइट भी बोलेंगे, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, सैप्रोलाइट।
बोला आर हॉरिजन, उसके बाद आर हॉरिजन हो गया, ओ ई, ओ ए ई। तो तुम ऐसे याद कर सकती हो कि ववेल है ना, पहले तीन ववेल हुए हैं, ये तीनों क्या ववेल है, ए ई आई ओ। उसके बाद तुम हालांकि ववेल को ऐसे याद करना, ए ई आई ओ, आई ओ। तो इसमें से क्या क्या लिया गया, पहले ओ को लिया गया है, फिर ए को लिया गया, फिर ई को लिया गया, आर को इसका कोई म्यूजिकल नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला, पहले लास्ट वाला को इसमें से लिया गया है, फिर शुरुआत को लिया गया, फिर इसको लिया गया, फिर आरबीसी पढ़ी होगी, आरबीसी। आरबीसी किसको बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल को बोलते हैं ना, तो याद रखना फिर आरबीसी है। तो आरबीसी में पहले बी को लिया गया है, फिर आर को लिया, नहीं बी को लिया गया, फिर सी को लिया, फिर आर को लिया, बी सी आर, ऐसे याद करना, कोई और तरीका है ही नहीं याद करने का। अगर है तो बताना तुम्हें, ठीक है। ववेल और आरबीसी से याद करना कि ववेल क्या है, ए ई आई ओ, यू को छोड़ देना, आर क्या, ठीक। तो ए को लिए, पहले ओ को लिया गया है, ई को, फिर इसके बाद तुम्हारा ए को लिया गया, पहले वाला को लिया गया, फिर इधर वाला को, फिर ई को लिया गया, फिर आरबीसी को लिया गया, आरबीसी को में से बी को पहले लिया गया, मिडिल वाला को, फिर लास्ट को लिया गया है, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग को लिया गया, है ना। ऐसे याद करना तो हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल आता है एग्जाम में। तो बोले कि जो आर वाला है ना उसको बेड ड्रॉप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेड ड्रॉप, ठीक है ना। आर वाला को क्या बोलते हैं, देख लो, आर वाला को हमें क्या बोलते हैं, बेड ड्रॉप बोले, याद रखना। आर वाला का नाम क्या है, बेड ड्रॉप। ये बोला कि बिल्कुल डीप लेयर होता है, डीप अंदर वाला, सबसे डीप कौन है। अगर तुमसे पूछे कि सबसे डीप लेयर कौन सा, तुम क्या बोलोगे, एकदम डीप लेयर जो सबसे आर हॉरिजन है ना, वो डीप लेयर है, ठीक है। चलो ये कैसे, इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, बेसल्ट होगा, लाइमस्टोन मतलब ईटा पत्थर ये सब होगा, तो इससे नीचे वाला है, इसका क्या ही वैल्यू, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगी जो पहले ये वाला। बोलो पहले क्या था, पहला लेयर का नाम बताओ, हेलो, ए हॉरिजॉन, नहीं ऐसे करो ना, ए ई ओ, तो इसमें से पहले क्या था तुम्हारा, नहीं नहीं ओ ओ, अरे तो पहले ओ था, फिर ए था, फिर ई था, ठीक है। फिर आरबीसी के लिए, आरबीसी में पहले बीच वाला था बी, फिर सी था, फिर आर था, आर सबसे लास्ट में है ना, याद हो गया। फिर से तुम लोग मुझे बोलो, पहले कौन सा हॉरिजॉन था, पहले ओ था, फिर बी, ए, फिर उसके ए बाद होगा, ए था, ओ ए ई, देखो ऐसे करना ना, ए ई आई ओ, तो पहले तुम्हारा क्या हुआ, लास्ट वाला लिया गया, फिर शुरू वाला लिया गया, ठीक है, इसमें फिर ई वाला, ठीक है। आरबीसी में क्या किया गया, शुरू वाला को लिया ही नहीं गया, पहले मिडिल वाला को लिया गया, फिर लास्ट वाला को लिया गया, और फिर स्टार्टिंग वाला को लिया गया, ऐसे बन गया। 2025 जून का क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉप टू बॉटम बोल रहे, ऑप्शन 3, और बोलो तुम लोग, हाँ बोल रहे हैं, एक मिनट, ठीक है लिख लिए, हाँ ऑप्शन सी, ओ ए ई बी सी आर, पहले मेरा ओ है, हाँ ठीक, फिर मेरा ए है, आरसी नहीं बोल रही है, आरसी नहीं है क्या क्लास, उसके बाद तुम्हारा ई है, ई कहाँ पर है तुम्हारा, ई है, ई नहीं दिया हुआ है ना, बी दिया हुआ है, ठीक है बी,
फिर सी दिया हुआ है, सी से ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो इसको याद कर लेंगे। हम तो बोल रहे हैं पर तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा आरसी, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी कम से कम, तो तुम्हारा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। एयर पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? पॉल्यूटेंट दैट आर डायरेक्टली इमिट इनटू द एटमोस्फियर। कोई एयर, अब आ रहा ना मेरा आवाज, आ रहा ना तुमको आरसी? बोला कोई एयर अगर एटमोस्फियर में डायरेक्ट आए, ठीक है, डायरेक्ट इमिट होता है, कोई चीज से डायरेक्ट निकले, कोई इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट, तो उसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे गाड़ी से जो निकल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल रहा है, कोई नेचुरल इवेंट से निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। से गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, उससे तुम्हारा पॉल्यूटेंट आ रहा है, तो वो सब तुम्हारा क्या? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। लेकिन जो किसी से मिलकर रिएक्शन होकर बनता है ना, उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ये तुम लोगों को याद करना हो, इसमें से एक एक चीज याद करना है तुम्हें। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वीओसी, पार्टिकल मैटर्स, अमोनिया, ये सब तुम्हारा क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब हम तो जब अभी जो कल पढ़ाएंगे ये वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा पढ़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड का पूरा पढ़ना है कि क्या डिजीज होती है, कैसे सोर्स है, क्या ये सब आता है एग्जाम में। एसिड्स, स्मॉग, फ्यूम्स, डस्ट, मिस्ट, ये सब क्या तुम्हारा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। देख लो कौन कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वोलाटाइल, पार्टिकुलर, अमोनिया, एसिड्स, स्मॉग, फ्यूम्स, डस्ट, मिस्ट, ये सब इन्वायरमेंट में डायरेक्ट आती है, ये किसी से रिएक्शन होकर नहीं आती। तुमसे कोई बोलेगा व्हाट इज ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तुम क्या बोलेगी? कि जो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट आए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो तुम सोच देखोगे तो ये गाड़ी से गटर से निकलता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब डायरेक्ट आते हैं, तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बोला कौन कौन सा बहुत डेंजर है? मोस्ट डेंजर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। बोला जितना भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टिकुलर मैटर है। अभी कौन वाला? 5 पार्टिकुलर मैटर 2.5 वाला। फिर बोला जो दूसरा खतरनाक है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीसरा बोला सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है। बोला जितना भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, में सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा पार्टिकुलर मैटर है 2.5 वाला। बोलो क्यों? 2.5 जो तुम्हारा रहता है बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब सांस लो चला जाएगा, छोटा सा रहता है, तो वो नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे व्हीकल वगैरह से निकलता है, तो उससे लंग कैंसर होने का ज्यादा ये होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। बोला कंसिडर द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, डेंजर है, और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत डेंजर है। दे डायरेक्ट रिलीज इनटू द एयर, ये डायरेक्ट रिलीज होते हैं एयर से, मींस दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी जाएगा। बोला है कि इन सब चीजों से रेस्पिरेटरी जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होगा, ये सब डिजीज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनको बोला जा रहा है ये बहुत ही डेंजरस। बोला कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो सोर्स होता है ना, वो मैनमेड भी होता है और ह्यूमन के थ्रू भी होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म भी होता है, मैनमेड भी होता है, और नेचुरल सोर्स भी होता है। तो इंसान प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कहाँ से निकाल रहा है? पावर प्लांट से निकाल रहा है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वेस्ट इंसेंट्रेशन, कचरा फेंक रहा है इंसान, डंप कर रहा है ना, लोहा कांच जाकर फेंक रहा है, वहां से भी निकल रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते तो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, वहां से भी निकलता है। नेचुरल रिसोर्स कहाँ से? वॉल्केनिक इरेप्शन जो होता है, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, तो यहाँ से भी तुम्हारा
प्राइमरी पॉल्यूटेड डायरेक्ट आता है, ठीक है। ये भी सोर्स है इसका। देखो एग्जाम में तो मैसे नहीं मांगेगा कि ह्यूमन सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है, लेकिन अगर सोर्स मांगे कि प्राइमरी पॉल्यूटेड का सोर्स क्या क्या है, तो पावर प्लांट हो गया, वेस्ट इंसिनरेशन जनरेटर्स हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना। अभी रिसेंट में ही तुम देखी थी लॉस एंजल्स में लगा था, है ना, तो वहां पे भी पॉल्यूशन हो गया होगा। डस्ट स्टॉर्म, जहाँ पे बहुत ज्यादा देखना मट्टी धूल होता है, तो वहां से भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट निकलता है, ठीक है। तो ये जो निकलता है ये नेचर सोर्स है, और ये जो निकलता है ह्यूमन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, पॉल्यूटेंट दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू केमिकल रिएक्शन। बोले ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये किसी न किसी, बोले ये डायरेक्ट नहीं आता है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये क्या होगा, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से बन, कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनकर या कोई केमिकल रिएक्शन से मिलकर बनता है ये। बोलो ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ओजोन बनता कैसे है देख लो, VOC प्लस नाइट्रोजन प्लस लाइट, तब जाके बनता है ये ग्राउंड लेवल ओजोन होता है। स्मॉग भी ऐसे बनता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सल्फेट, देखो SO4 लिखा हुआ है, SO4 हम लोग पढ़ते थे कि SO2 प्लस ऑक्सीडेशन होगा तो तुम्हारा SO4 बन जाएगा, तो ये भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है। नाइट्रेट NO3 क्या है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होता है तुम्हारा, तब ये बन जाता है नाइट्रेट, NO3 बन जाता है। ज्यादा नंबर वाला देखो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। फोटोकेमिकल क्या है, सॉरी फोटोकेमिकल स्मॉग, ये तो बिल्कुल मिक्सचर है बहुत चीजों का, ओजोन सनलाइट। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ना, इसका भी बनने का तरीका बिल्कुल ओजोन के जैसा है, ये भी बिल्कुल वैसी बनता है, VOC प्लस सनलाइट, और उसका बाद तुम्हारा ये नाइट्रोजन, ठीक है, NOx या 2 जो भी, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो ऐसा बनता है, एग्जाम में अगर इसका बनावट मांगे या इसका, दोनों का सेम है, ठीक है ना, तो दोनों ही तुम्हारा प्रोटीन है। उसके बाद पैन, ये तो आया भी एग्जाम में, पैरो ऑक्सी पैरो ऑक्सिल नाइट्रेट, ठीक है ना, पैरो एक्सिल सेल नाइट्रेट, ये भी क्या है तुम्हारा रिएक्शन किससे बनता है, VOC मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, सनलाइट मिलता है, तब जाके बनता है। ये भी देखो इसका भी तरीका यही बनने का, ठीक है। एग्जाम में लेकिन ओजोन का आया हुआ है, फोटोकेमिकल का स्मॉग का आया हुआ है कि ये लोग बनता कैसे है, तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। और ये भी देखो बोला पैन जो है ना, ये भी ऐसी बन रहा है। एसिड रेन H2SO4, एसिड रेन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, NO8, ये सब क्या रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए तुम्हारे, सॉरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गए। सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो ज्यादा नंबर वाला देख लो, क्यों नहीं जा रहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, एल्डिहाइड्स, केटोन्स, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। डेंजर कौन सा है देखो, ग्राउंड लेवल ओजोन O3, एसिड रेन बहुत डेंजर, ये H2SO4, ये क्या होता है, SO3 रहता है, H2 बारिश का पानी मिलता है तो H2SO4 बन जाता है एसिड रेन पानी में, मतलब ये सब पूरा रिएक्शन हो के बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, NO। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड बनने का ही 2 रीजन है ना, एक तो तुम्हारा H2SO4 और एक NHO2, सॉरी HNO3, ये दोनों क्या है एसिड रेन, और ये क्या है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फिर यहाँ पे क्या बोला कि जो पार्टिकुलर मैटर है ना, वो भी बहुत डेंजर है सेकेंडरी पॉल्यूशन,
इसको किस में रखा गया है, इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर रखा गया, हम लोग पढ़े हैं, है ना। बोला कि क्योंकि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर रखा गया, ठीक है। ये भी बोल, लेकिन बोला कि ये किसका है, बोला कि ये भी एक तरीका से केमिकल रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट में रखा गया है, ठीक है। याद रखना, सबसे खतरनाक है ओजोन O3 ग्राउंड लेवल, फिर एसिड रेन। एसिड रेन में कौन कौन आएगा, H2SO4 और तुम्हारा NHO3, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया ना तुम लोगों को कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन, बताओ। नहीं, ये जो पैन वाला था ना, पैरोक्साइड नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मैं ये पूछ रही थी इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। मैं पूछ रही थी कि दोनों में से प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन है, ठीक है, ये पूछ रही थी। अब बताना क्या बोल रही, बोलो। OPA ये वाला कहाँ की, आवाज हो रहा है नीचे में, ड्रिल कर रहा है, क्या कर रहा है, पंडाल बना रहा है जो सुबह सुबह आवाज कर रहा है। और इस तरह पूजा के लिए बनना ना, पैरो, हाँ पैरोक्साइड नेट्रेट्स, ठीक है, पैरोक्साइड नेट्रेट्स बोलते हैं पैन, ठीक है। तो क्या ये तुम्हारा, ये क्या है बोलो, ये तुम्हारा सेकेंडरी है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, सेकेंडरी है। नेट्रेट क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी है। सल्फेट क्या है, तुम इसको ऐसे भी पकड़ सकती हो एग्जाम में, तुम देखो यहाँ पे नंबर है, देखो नंबर, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देख लो कोई 3 वरी नहीं लगा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, बल्कि 3 वाला तुम्हारा SO3 वाला तुम्हारा ये है, SO3 वाला सेकेंडरी है, यानी वो किसी रिएक्शन से बना है। देखो SO3 कहाँ है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। बोला सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीडेशन होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो O3, तुम 2 नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे देखने के लिए, तुमको O3 मिल रहा है, SO4 मिल रहा है। अच्छा 2 तो तुम्हारा जितना भी है वो ऑक्साइडेशन, ठीक है। SO4 भी कैसे बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइडेशन से SO4 बना, सल्फेट बन गया। नेट्रेट NO3 है, फोटोकेमिकल स्मॉग ट्रायोक्सीनेट्रेट, एसिड रेन सल्फर, हेल्डाइस है ना, हेल्डाइस, हेल्डाइस हो गया, और कैटॉन्स हो गया। ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा जो है ना, कैटॉन्स कैसे बनते हैं देख लो। बोला हेल्डाइस जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेशन में रखा गया। ये केटॉन्स जो है ना, ये भी हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इनको भी किस में रखा गया है, तुम्हारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में रखा गया है। जबकि यहाँ पे तुम देखोगी तो मिस्ट, तुम देखो ना एनवायरमेंट से डायरेक्ट आता है डस्ट, स्मोक, कोई स्मोकिंग कर रहा, कहीं जल रहा, कहीं बर्न हो रहा है, राख, इसको बोलेंगे राख। अमोनिया, अच्छा यहाँ खाली NH, अमोनिया देखो NH3, ये अमोनिया डायरेक्ट निकलता है ना, तो खाली ये 3 वाला तुम्हारा प्राइमरी में, बाकी उधर सब देख लो, ये वोलाटाइल, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट निकलती है, ठीक है। और तुम लोग अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता दो, बाकी आज क्लास में तक रहेगा। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, छोटा छोटा, छोटा छोटा नहीं, सब में छोटा कर, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी हम लोग कल जो पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये इसका पूरा पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा कि इससे कौन सा डिजीज होगा, इसका सोर्स क्या है, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बाकी अगर तुमको इन लोगों में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो जो पूछना है। हाँ एक बार ये देख लो, ये वाला देखो, यहाँ पे मैं लाई थी कि ऑर्गेनिक लेयर, तुम लोग इतना नहीं पढ़ोगे तो बस यहाँ से पढ़ लेना, ऑर्गेनिक लेयर को बोलेंगे वो, यहाँ होम्स होता है, टॉप सॉइल को बोलेंगे A,
है ना, ए हॉर्ज है, यहाँ मिनरल्स और होम्स होंगे। एलिवेशन लेयर, यहाँ लीच्ड मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होंगे। ऊपर वाला 1 2 3 दिख रही है वैसे ऐसे है ना। मैं क्या बोली थी, नीचे वाला में कंकड़ वगैरह से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा ही है। उसके बाद बोला डिपोस्टेड मिनरल्स और मिनरल सेल्ट, बी सॉइल, बी सब सॉइल में मिलेंगे। पेरेंट रॉक, इसको बोलेंगे पार्टली वेदर हेयर रॉक। और बेड रॉक, बेड रॉक क्या हो गया तुम्हारा, नहीं बेड रॉक, सॉरी बेड रॉक, बेड रॉक जो हो गया एकदम लास्ट वाला, ठीक है। तो ये सॉल हॉरिजन है कि मिट्टी तो यहाँ तो दरख्त रहता है, तो हम लोगों को लगता है कि क्या है, बस ऊपर ऊपर मिट्टी, नहीं पूरा इन लोगों का लेयर रहता है, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही रख रहे हैं। अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। नहीं ठीक है। नहीं, अच्छा।